हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अक्टूबर महीने की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे जो आपके आगामी परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक कंपनी पहली बार अपनी शेयर स्टॉक मार्केट्स में जनता से फंड जुटाने के लिए ऑफर देती है। इसमें इंस्टीट्यूशन और रिटेलर दोनों भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो आईपीओ है वह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी कंपनी जनता से पैसे जुटाने के लिए ऑफर करती है। तो इस प्रक्रिया के जो प्रारंभिक विवरण सूची को रेड हेरिंग कहलाती है। तो जो रेड हेरिंग एक कंपनी द्वारा सेबी के पास जमा करना होता है। वर्तमान में किसी भी कंपनी में कम से कम 10% हिस्सेदारी और 25 करोड़ रुपए के शेयर की पेशकश करने वाले इच्छुक और गैर प्रवर्तक शेयर धारक के ढांचे में भाग लेने के पात्र हैं। तो दोस्तों, ये थे आईपीओ के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, आप जरूर इसे पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों, अब कुछ सुरक्षा बलों और जो सीमाएं पर तैनात है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल जिसे बीएसएफ कहते हैं दोस्तों, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमा पर अपनी तैनात करते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 1965 में की गई थी। यदि बात करें दोस्तों आईटीबीपी, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1962 में की गई थी और जो चीन बॉर्डर है वहाँ पर भारत की सीमा की रक्षा करता है। जो सशस्त्र सीमा बल है दोस्तों उसकी स्थापना 1963 में की गई थी और जो सशस्त्र सीमा बल है दोस्तों भारत और नेपाल और भूटान की सीमा पर रक्षा करता है। जो असम राइफल है दोस्तों उसकी स्थापना 1835 में की गई थी और जो यह म्यांमार सीमा पर भारत की बॉर्डर की रक्षा करता है। तो दोस्तों, एक कुछ सुरक्षा बल और उसकी सीमाएं संबंधित जानकारी थी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है टोकनाइजेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर टोकनाइजेशन है क्या। तो टोकनाइजेशन किसी भी संवेदनशील डाटा को गैर संवेदनशील डाटा में बदलने की प्रक्रिया है। तो जो संवेदनशील डाटा है दोस्तों उसे गैर संवेदनशील डाटा में बदलने की प्रक्रिया टोकनाइजेशन कहलाती है। इसके अंतर्गत ग्राहक के जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जो पर्सनल डिटेल को एक यूनिक कोड यानी टोकन में बदल दिया जाता है। इस टोकन के इस्तेमाल से कोई भी ग्राहक अपने थर्ड पार्टी ऐप यानी कि क्यूआर कोड या पॉइंट ऑफ सेल पर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये टोकनाइजेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड टोकनाइजेशन, इसका निर्माण उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, और दूसरा होता है दोस्तों बैंक एंड टोकनाइजेशन। इसे दोस्तों पहचानकर्ता या अन्य विधि के दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो दोस्तों, ये थे टोकनाइजेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कैडमियम प्रदूषण के बारे में। तो ये दोस्तों जानते हैं क्या। तो इसमें इटाई रोग होता है। तो दोस्तों, जो कैडमियम प्रदूषण से इटाई नाम के रोग होते हैं। कैडमियम एक प्राकृतिक रूप में जहरीली भारी धातु है। यह नीले रंग का होता है। जल स्रोत में औद्योगिक कचरे से मिलने और उससे खेतों की सिंचाई करने से यह खाद्य पदार्थ में चला जाता है। खाद्य पदार्थ में साबुत अनाज, आलू, अन्य सब्जियों और सेलफिश आदि में कैडमियम की मात्रा पाए जाने की संभावना अधिक होती है। तो दोस्तों, ये थे कैडमियम प्रदूषण के बारे में जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों कुछ क्षेत्र देखते हैं जो न्यूज में रहे हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। एक है दोस्तों तुर्तुक, यह लद्दाख के नुब्रा घाटी में स्थित है। दूसरा है दोस्तों टाइग्रे क्षेत्र, यह इथोपिया के उत्तरी भाग में स्थित है और यह सूडान और इरिट्रिया से घिरा हुआ क्षेत्र है। अगला है दोस्तों काइनेटिक इम्पैक्शन। तो दोस्तों, जो नासा का डार्ट मिशन है उससे संबंधित एक शब्द है। जो हाशोंग 17 है दोस्तों वह उत्तर कोरिया का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है।
यदि हम बात करें दोस्तों 38वीं समांतर रेखा, तो ये दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच स्थित है। यदि हम बात करें दोस्तों 5+1 कॉलेजियम, तो जब एक संभावित CGI उम्मीदवार 5 सदस्य कॉलेजियम का हिस्सा नहीं है, तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश को कॉलेजियम प्रणाली निर्धारित करने की शक्ति है, उसमें 5 सदस्य होते हैं। लेकिन यदि कोई संभावित CGI को यदि इसमें शामिल कर लिया जाता है तो इसे 5+1 कॉलेजियम कहा जाता है। तो जो +1 है दोस्तों, वो CGI है जो आने वाले भविष्य में, या वो जज है जो आने वाले भविष्य में CGI बनने की उम्मीद होती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, वह डार्ट मिशन के बारे में। तो ये जान लेते हैं। तो यह नासा का एक मिशन है, डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशित परीक्षण है। स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 से इसे प्रक्षेपित किया गया है दोस्तों। यह पहली बार होगा जब मनुष्य अभ्यासपूर्वक किसी खगोलीय पिंड को बदलने में सक्षम होगा। तो दोस्तों जो खगोलीय पिंड है उसकी गति को बदलने में सक्षम होगा। तो जो डार्ट मिशन है दोस्तों, वो खगोलीय पिंडों के गति को बदलने की एक मिशन है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं केच जलदमरू के बारे में। तो दोस्तों यह अजोर सागर और काला सागर को जोड़ती है। तो दोस्तों जैसा कि मैप में हम देख सकते हैं, यह केच स्ट्रेट जो सी ऑफ अजोर सागर और ब्लैक सागर को जोड़ती है, जहाँ एक तरफ रशिया है दोस्तों, दूसरी तरफ क्रीमिया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, वो है संसद की राजभाषा समिति के बारे में। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 में कहा गया है कि राजभाषा एक समिति गठित की जाएगी। इसका आज से एक प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश किया जाएगा और यह दोनों सदनों में पारित किया जाएगा। तो दोस्तों जो संसद की राज्यसभा समिति का जो गठन करने का प्रोसेस है, उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद के दोनों सदनों में पारित करना आवश्यक है। इस समिति की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो अध्यक्ष होंगे वो केंद्रीय गृह मंत्री होंगे और इसमें 30 सदस्य होंगे, जिसमें से जो 20 सदस्य होंगे दोस्तों लोकसभा से होंगे और जो 10 सदस्य होंगे दोस्तों राज्यसभा से होंगे। इसका गठन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है और यह अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये थे संसद की राजभाषा समिति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपसे समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लीड्स रिपोर्ट, जिसे रसद आसानी रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसे केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग जिले के भीतर भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र पार्क है जिसमें बड़ी बिल्ली की 4 प्रजातियां बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउड तेंदुआ पाया जाता है। भारत में पाई जाने वाली एकमात्र एप लंगूर प्रजाति हुलाक गिब्सन इस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। इस उद्यान में मिसमी हिल्स में दफा बम रेंज और पटकाई रेंज के बीच स्थित है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे वर्ष 1983 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित और वर्ष 1883 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। तो दोस्तों वर्ष जो 1983 है, इसे राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व दोनों के रूप में घोषित किया गया था एक ही साल। यह जैव विविधता हॉट स्पॉट का भी हिस्सा है। नामदफा वास्तव में उद्यान से निकलने वाली एक नदी का नाम है और यह नोआ दहिंग नदी से मिलती है। और जो नोआ दहिंग नदी है दोस्तों, वो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। तो दोस्तों ये थे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर है क्या।
तो इसे दोस्तों 2016 में प्रारंभ किया गया था और जो गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं के लिए ये योजना प्रारंभ की गया है। आवेदक को महिला होना चाहिए और उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। 2011 के जनगणना से लाभार्थियों का चयन किया गया है। इस योजना के तहत दोस्तों जो तेल विपणन कंपनियां रिफिलिंग और स्टॉक खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है। इसके यदि नोडल मंत्रालय की बात करें दोस्तों तो पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। तो दोस्तों ये थे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों द हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों इसे खाद्य एवं कृषि संगठन एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है और जो खाद्य एवं कृषि संगठन है वो यूएन का एक अंग है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वैश्विक भूखमरी सूचकांक के बारे में। तो दोस्तों यह एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसे कर्सन वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थग्रीफिल्स द्वारा जारी किया जाता है। अगर इसकी गणना के आधार की बात करें दोस्तों तो वे 4 आधार हैं, जिसमें है अल्प पोषण, स्टंटिंग, वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। स्टंटिंग का मतलब है दोस्तों उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई होना और वेस्टिंग का अर्थ है दोस्तों ऊंचाई के हिसाब से कम वजन का होना। तो वे 4 आधार हैं जिसके आधार पर दोस्तों वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी किया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पनडुब्बी से प्रेक्षित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM के बारे में। तो दोस्तों भारत में इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। मिसाइल के जो K-40 श्रृंखला है वो इसी के अंतर्गत आती है। अब तक केवल P5 देश तथा उत्तर कोरिया के पास ऐसी तकनीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल एस्ट्रोमेटिक फॉर एस्ट्रोफिजिक्स GAIA के बारे में। तो दोस्तों यह यूरोपीय स्पेस मिशन है। मिशन का उद्देश्य अन्य चीज़ों के साथ साथ सितारों, ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और काशर सहित हमारी आकाश गंगाओं में अब तक का सबसे बड़े और सबसे सटीक त्रिआयामी यानी कि 3D मानचित्र का निर्माण करना है। तो दोस्तों ये थे GAIA के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भारत का राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थापित लोथर गुजरात में किया गया है। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है प्रचंड, जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। यह दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधन में काफ़ी भार के साथ उतरने एवं उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें 2 इंजन का प्रयोग किया गया है। इसे हाल तथा फ्रांस के सहयोग से विकसित किया गया है। तो दोस्तों जो प्रचंड है वो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे हाल तथा फ्रांस के सहयोग से विकसित किया गया है, जो दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधनों को काफ़ी भार के साथ उतरने एवं उड़ान भरने में सक्षम है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वेब 3 पारिस्थितिकी तंत्र की। तो दोस्तों इस तंत्र है, ये जो तंत्र है वो ब्लॉकचेन तकनीकी, मेटावर्स और नॉन फंजिबल टोकन शामिल है। जो वेब 1.0 था दोस्तों वो स्थिर वेब पर आधारित था। जो वेब 2.0 था दोस्तों वो सोशल मीडिया पर आधारित था जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप। और जो वेब 3.0 है दोस्तों वो ब्लॉकचेन तकनीक, मेटावर्स आदि पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वित्तीय कार्यवाही बल अर्थात दोस्तों FATF। ये बहुत ही न्यूज़ में रहता है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। FATF एक अंतर सहकारी निकाय है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। तो दोस्तों FATF एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी निकाय है जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकने के लिए मानक निर्धारित करता है। इसकी स्थापना 1879 में G7 देशों के द्वारा की गई थी। अगर इसके सदस्य देशों की बात करें दोस्तों तो इसमें 37 देश शामिल हैं। साथ ही साथ यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद इसके सदस्य हैं। यदि इसकी सूची की बात करें दोस्तों तो इसमें 2 प्रकार की सूचियाँ हैं। एक होता है ग्रे सूची और दूसरा है रेड सूची।
यदि हम ग्रे सूची की बात करें दोस्तों, तो जिन देशों के टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए एक सुरक्षित पनाहगार माना जाता है, उसे ग्रे सूची में डाला जाता है। जैसे कि पाकिस्तान है दोस्तों, वो ग्रे सूची में है। यदि हम रेड सूची की बात करें दोस्तों, तो असहयोगी देशों या क्षेत्र के रूप में जाने वाले देश मुख्यतः इन देशों को मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंकवादी फंडिंग गतिविधियों का समर्थन करता माना जाता है। जैसे कि दोस्तों जो उत्तर कोरिया और ईरान है, इसे रेड सूची में रखा गया है। यदि भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत 2010 में इसमें शामिल हुआ था। तो दोस्तों ये थे FATF के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, वो है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क मसौदा। तो दोस्तों यह एक छात्रों और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए NEPF के तहत अगली पीढ़ी वाली एक बहुआयामी साधन है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। यदि बात करें दोस्तों, भारत का पहला सिलेंडर रोलिस अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो उसे तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम 2022 के बारे में। तो दोस्तों पर्यावरण एवं वन और जलवायु मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम 2022 जारी किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान जो परिवर्तन किए हैं उन्हें देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए है वो ये है कि पहले जब कोई भी वन या ज़मीन को अगर आपको उद्योग, रोड, रेलवे आदि पुल बनाने के लिए या खनन के लिए उपयोग करना होता है, तो पहले वहाँ के लोगों से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इस नए संशोधन में इस अनुमति को हटा दिया गया है। तो पहला प्रावधान यही किया गया है दोस्तों, इसमें इसे जो वहाँ के जो लोकल व्यक्ति है उससे अनुमति लेना हटा दिया गया है। इसमें दूसरा प्रावधान ये किया गया है दोस्तों, जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट वनों में लगता है जो केंद्र सरकार द्वारा सूचित होती है, तो केंद्र सरकार पहले इसे वन सलाहकार समिति के पास भेजते थे। जो वन सलाहकार समिति है दोस्तों, वो संबंधित राज्य सरकार के पास भेजते थे, और जो राज्य सरकार है दोस्तों, वो ग्राम सभा से उसकी अनुमति लेते थे। लेकिन वर्तमान में इस संशोधन में दोस्तों जो ग्राम सभा से जो अनुमति जो लेने के नियम को भी हटा दिया गया है। तो दोस्तों जो लोकल व्यक्ति से अनुमति लेना उससे भी हटा दिया गया है जंगल के, और जो ग्राम सभा के जो व्यक्ति ग्राम सभा से अनुमति लेना जो पहले अनिवार्य था उसे भी हटा दिया गया है इस नए संशोधन के द्वारा। और जो तीसरा संशोधन जो मुख्य किया गया है दोस्तों, वो किया गया है कि यदि पहले किसी भी उद्योग को यदि वनों में लगाने होते हैं दोस्तों, तो जितने पेड़ काटने पड़ते थे तो पहले उसे उतने ही पेड़ उगाने पड़ते थे, उसके बाद उसको परमिशन मिलती थी। लेकिन इस नए संशोधन में दोस्तों ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी नया उद्योग या कंपनी यदि वन में लगाती है तो उसे पहले ऐसे नॉन फंडिंग लैंड यानी गैर सरकारी लैंड ढूंढना पड़ेगा जहाँ पहले से ही पेड़ लगे होंगे, और जितने ज़मीन उसे चाहिए उतनी कीमत के वो ज़मीन उसे खरीद लेंगे, और उसके बाद फिर उसे कंपनियां वन लगा सकते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा, इससे जो व्यक्तियां होंगे वो अपनी ज़मीन पर पेड़ लगाने लगेंगे, और इससे वन की क्षतिपूर्ति भी पूर्ण हो जाएंगी। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे ये 3 प्रकार के मुख्य चेंजिंग किए हैं वन संरक्षण अधिनियम 2022 में। साथ ही साथ दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण समिति का भी गठन किया गया है इस अधिनियम के माध्यम से। तो आइए उसे देख लेते हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति है दोस्तों स्क्रीनिंग समिति का इसमें गठन किया गया है, जो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में होंगे। 5 से 40 हेक्टेयर के बीच सभी गैर खनन परियोजनाओं की समीक्षा 60 दिनों में, और खनन परियोजना की जो समीक्षा 75 दिनों में ये समिति करेगी। प्रत्येक महीने में कम से कम 2 बार बैठकें करेगी, और 5 सदस्यों की ये समिति होगी। तो दोस्तों यदि हम स्क्रीनिंग समिति की बात करें तो इसमें 5 सदस्य होंगे, और महीने में 2 बार बैठकें करेगी, और जो 5 से 40 हेक्टेयर के सभी जो गैर खनन परियोजना की समीक्षा 40 दिनों में, और खनन परियोजना की समीक्षा 75 दिनों में करेगी। इसके बाद दोस्तों जो अगली समिति है दोस्तों है सलाहकार समिति। इसमें 6 सदस्य होंगे, और जो केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित वनों के जुड़े मामले पर सलाह देंगे। तो दोस्तों ये थे पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम 2022 के महत्वपूर्ण प्रावधान। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों मिशन लाइफ के बारे में। तो ये दोस्तों ये एक धारणे के प्रति सामूहिक दृष्टिकोण में बदलाव के लिए त्रिस्तरीय रणनीति के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने की एक पहल है। इसे भारत के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये थे मिशन लाइफ के बारे में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जिनेवा कन्वेंशन के बारे में। तो दोस्तों जो पहला जिनेवा कन्वेंशन हुआ था दोस्तों, वो हुआ उस कन्वेंशन के तहत युद्ध के दौरान जो जमीन में घायल हुए लोग, बीमार सैनिक आदि की रक्षा करता है। जो दूसरा जिनेवा कन्वेंशन है दोस्तों, वो समुद्र में हुए घायल लोग या सैनिक या बीमार सैनिक या जलपूर्व से क्षतिग्रस्त, ये सब की रक्षा जो करता है दोस्तों, वो दूसरा जिनेवा कन्वेंशन के तहत किया जाता है। जो तीसरा जिनेवा कन्वेंशन है दोस्तों, वो युद्ध बंदियों पर लागू होता है। और जो चौथा जिनेवा कन्वेंशन है दोस्तों, वो कब्जे वाले क्षेत्र सहित नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये 4 प्रकार के जिनेवा कन्वेंशन है दोस्तों। जिनेवा कन्वेंशन 1949 या 1864 और 1949 के बीच जिनेवा में संपन्न जिनेवा कन्वेंशन कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों की एक श्रृंखला है जो युद्धबंदियों और नागरिकों के अधिकारों को बरकरार रखने हेतु युद्ध में शामिल पक्षों के लिए बाध्यकारी है। तो जिनेवा कन्वेंशन दोस्तों एक बाध्यकारी है। युद्ध खत्म होने पर युद्धबंदियों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। दुनिया के जो सभी देश हैं दोस्तों, वो जिनेवा कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। तो दोस्तों ये थे जिनेवा कन्वेंशन के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारा अगला जो टॉपिक है वह यूकेलिप्टस, जो एक नीलगिरी पेड़ है। तो दोस्तों यह मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह ऑस्ट्रेलिया का स्थानिक है। यह तेज़ी से बढ़ने वाला पेड़ है और इससे इमारती लकड़ी प्राप्त होती है जिसका उपयोग पल्पवुड और आवश्यक तेलों के उत्पाद के लिए किया जाता है। यूकेलिप्टस पेड़ की मुख्य समस्या यह है कि दोस्तों कि यह पानी बहुत सोखता है। इससे जो मिट्टी होती है वो अम्लीय बन जाती है, अर्थात दोस्तों इसमें मिट्टी की उर्वरकता नष्ट हो जाती है, जिससे दोस्तों इसके जो आसपास के जो अन्य पेड़ नहीं उग पाते हैं। तो दोस्तों ये थे यूकेलिप्टस या नीलगिरी पेड़ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, वह दोस्तों भारत का पहला सौर संचालित गांव कौन सा है। तो है दोस्तों मोढेरा, जो गुजरात में स्थित है। यदि हम ब्रेन फॉग जो चर्चा में रहे हैं दोस्त, यदि शब्द की बात करें तो ये दोस्तों ज़्यादा यात्रा करने से जो उत्पन्न तनाव है उसे ही ब्रेन फॉग कहा गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। और हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों, वो है सम्राट अशोक के बारे में। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं सम्राट अशोक के बारे में। तो जो सम्राट अशोक का कार्यकाल था दोस्तों, वो 1556 से 1605 ईस्वी तक था। इसे सम्राट जो अकबर के कार्यकाल में ही दोस्तों पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ये हुआ था दोस्तों 1556 ईस्वी को, जिसमें अफगान बादशाह आदिल शाह सूर्य के सेनापति हेमू तथा अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। इसी सम्राट अकबर के शासनकाल में दोस्तों हल्दीघाटी का भी युद्ध हुआ था, जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को हुआ था। गुजरात की विजय दोस्तों 1572 से 73 के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। मुगलों में अकबर प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया। राजपूत नीति, तो दोस्तों दमन और समझौते की नीति पर यह आधारित थी। इस नीति के परिणाम स्वरूप 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जाजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों जो सम्राट अशोक थे उन्होंने तीर्थ यात्रा कर और जाजिया कर उनको समाप्त कर दिया था। अकबर ने दोस्तों राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए थे। अकबर ने मुख्यतः 2 ज्यामितीय सिक्के वृत्ताकार इलाही तथा आयताकार जल्लाली के नाम से जाना जाता है। अकबर के कार्यकाल में दोस्तों जो मनसबदारी प्रथा थी वो 1500 ईस्वी में थी। इस प्रथा का उद्देश्य था दोस्तों सैन्य व्यवस्था को संगठित करना था। अकबर के यदि हम 9 रत्नों की बात करें दोस्तों, तो उसमें शामिल थे बीरबल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना,
फौजी अब्दुल फजल, हकीम हुमायूं और मुल्लो दो प्याजा। तो दोस्तों ये थे अकबर के नवरत्न। इबादत खाने की स्थापना 1575 में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश के लिए 1518 में इसे खोल दिया गया था सम्राट अकबर के द्वारा। तो अकबर ने साम्राज्य को दोस्तों 12 सूबों और प्रांतों में विभाजित किया था। तो दोस्तों ये थे सम्राट अकबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आप इसे समझे होंगे, इसे आप ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें पहला है दोस्तों खांग खुई मांगलोर गुफा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह मणिपुर में स्थित है। यदि हम नागौर शहर की बात करें दोस्तों तो लेबनान के दक्षिणी भाग में स्थित है और इजराइल के उत्तर में स्थित है। यदि बात करें दोस्तों एमिनेशन गैप रिपोर्ट के बारे में तो इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, जिसे यूनेप कहते हैं, के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। तो दोस्तों यह एक वैधानिक निकाय है जिसे 2007 में गठन किया गया था। इसमें दोस्तों जो बालक की परिभाषा दी गई है वो 0 से 18 वर्ष तक कही गई है। और जो इस आयोग की संरचना की बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसमें जो सदस्य हैं उसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। ये दोस्तों ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो दोस्तों ये थे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वैश्विक लैंगिक अंतराल GGG सूचकांक। तो दोस्तों इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 0 से 1 स्कोर प्रदान किया जाता है, जहां 1 पूर्ण लैंगिक समानता दिखाता है, वहीं 0 पूर्ण असमानता। वर्ष 2022 में भारत की 135वीं रैंक हासिल किया गया है दोस्तों। इसमें कुल 146 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत को 135वां रैंक प्राप्त हुआ है। यदि भारत को अपने पड़ोसी देशों के बारे में से तुलना की जाए दोस्तों तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी जो उसके पड़ोसी देश हैं, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान से पीछे हैं। यदि इसके मापदंड की बात करें दोस्तों तो इसमें 4 प्रकार के मापदंड है। पहला दोस्तों आर्थिक रूप से भागीदारी, दूसरा है महिला शिक्षा, तीसरा है महिला स्वास्थ्य और चौथा राजनीतिक सशक्तिकरण कितना है। तो ये 4 मापदंड है दोस्तों, जिसके माध्यम से ये सूचकांक जारी किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आप वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त किए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण के बारे में। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। यह एक गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट FEE द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि क्या है, एक डेनमार्क की एक संस्था है। समुद्र तटों, मेरीन और स्थायी नौका विहारों के पर्यटन ऑपरेटरों को ये प्रदान किया जाता है। इसमें 33 मापदंड है दोस्तों। भारत में कुल 12 समुद्री तटीय इसमें ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण के द्वारा मान्यता प्राप्त है। स्पेन के पास दोस्तों सबसे ज़्यादा ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण तत्व है। तो दोस्तों ये थे ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों IMT नौसैन्य अभ्यास, जो कि भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच हुई है। एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब बात करते हैं दोस्तों गोवा समुद्री संगोष्ठी के बारे में। तो दोस्तों वर्ष 2016 में भारतीय सेना द्वारा संकलित और स्थापित किया गया है। भारत और हिंद महासागर क्षेत्र के प्रमुख समुद्री देशों के बीच सहयोगात्मक सोच, सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाने के लिए एक मंच है। इसका आयोजन दोस्तों गोवा में हर 2 वर्ष के द्विवार्षिक रूप में किया जाता है। अगर इसमें शामिल देशों की बात करें दोस्तों तो इसमें बांग्लादेश, कोरोमोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड आदि शामिल हैं। तो ये थे दोस्तों गोवा समुद्री संगोष्ठी के बारे में। यह द्विवार्षिक सम्मेलन है और ये दोस्तों हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो प्रमुख देशों के बीच सहयोगात्मक सोच, सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देने का एक मंच है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों खाड़ी सहयोग परिषद GCC के बारे में। तो दोस्तों 6 मध्य पूर्वी देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। इसके सदस्य में शामिल है दोस्तों सऊदी अरब, कुवैत, UAE, कतर, बहरीन और ओमान। ये 6 देश है दोस्तों, इसी का एक गठबंधन है जिसे खाड़ी सहयोग परिषद कहा जाता है। यदि GCC की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1981 में रियाद सऊदी अरब में हुई थी। इसके यदि उद्देश्यों की बात करें दोस्तों तो अपने सदस्यों के बीच सामान्य उद्देश्यों और समान राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को आधार पर एकता प्राप्त करना है, जो अरब और इस्लाम संस्कृति में निहित है। तो एक दोस्तों खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में जानकारी। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो दोस्तों इसकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 2014 से। सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान दोस्तों 1918 के खेड़ा संघर्ष में हुआ। बारदोली सत्याग्रह 1928 जो गुजरात में हुआ था, इसका नेतृत्व पटेल जी ने किया था, जो कि एक किसान आंदोलन था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री भी थे। और यदि हम बात करें संविधान सभा के अध्यक्ष तो इसमें दोस्तों जो प्रांतीय संविधान समिति के उनके अध्यक्ष थे और मौलिक अधिकारों के जो सलाहकार समिति थे उनके भी ये अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र जो समिति थी उनके भी वे अध्यक्ष रह चुके हैं। बारदोली में की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो दोस्तों ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।